स्टार्ट करें। लिक्विड सॉल्यूशन में लास्ट क्लास में हम लोग थे, कुछ ग्राफ डिस्कस हुआ था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो वेपर प्रेशर की रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने ड्रॉ करी थी किसके अगेंस्ट? मोल फ्रैक्शन, था ना। एक केस था जिसमें लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट, जो पहले से भी होते आए थे। सेकंड केस हमने किया था वेपर के मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट, यही पॉइंट हुआ था डिस्कस। और फिर हमने एक किया था 1/x एंड 1/y, जिसका स्लोप तो पॉजिटिव हुआ था लेकिन क्वाड्रेंट फोर्थ में नहीं जा सकता था, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें लास्ट डिस्कस हुई। वहीं से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, वो पहले क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे चलेंगे। तो चलो आ जाओ। आपने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा, फिर पीछे वाले न्यूमेरिकल्स थे उसको भी मैं देख लेता हूँ। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ना, क्या था इसमें? कर्व किस तरीके का आया था? क्या ठीक है, यहां अगर ये मैंने लिखा वेपर प्रेशर और ये मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन, दोनों को एक ही कर्व पे ले रहा हूं। दोनों मतलब एक लिक्विड वाली और दूसरी वेपर वाली, दोनों को मैं एक ही पॉइंट, एक ही कर्व पे ले रहा हूं। तो ये बताइए कहां से शुरू होगी? P0A से, और कहां पे समाप्त होगी? P0B पे ना। बोलो कि P0A स्टार्ट होके B पे कि B स्टार्ट होके A पे? B से स्टार्ट होके A पे। A को हमने ज्यादा वोलेटाइल लिया, अगर A इज मोर वोलेटाइल देन B, ऐसा सपोज कर लिया था ना, देन B, तो P0A ग्रेटर देन P0B। ठीक है, और ये जो भी हमने मोल फ्रैक्शन लिया है वो A का लिया है या B का लिया है? A का। तो हमने एक ये ड्रॉ करा, बोलिए, और दूसरा हमने ये ड्रॉ करा। क्या ये सही है? ये कौन वाली पॉइंट है? P0B, और ये क्या है? P0A। क्या यही है या नहीं है? ठीक से देखते जाइए। अब इस कर्व पे मैं 3-4 पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, नीचे वाली जो है वो किसके लिए है वो भी लिख दे रहा हूं एक बार फिर से। ये किसके लिए है? ये P वर्सेज Y, और ये है P वर्सेज X। कोई दिक्कत है? तो X से लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो X से ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया L, और ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया V या G, लिख लिया। ठीक है, अब चलो मैं 3-4 पॉइंट बना रहा हूं। मान लो ये एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने दिया A, यहां एक पॉइंट है। इस कर्व पे मैं ठीक नीचे यहां पे ला रहा हूं, एक पॉइंट मैंने यहां बना दिया B। क्या लिख दिया इस पॉइंट का नाम? उसके ठीक नीचे यहां पे लिख दिया इस पॉइंट का नाम C। और समझ रहे हो ना, यहां पे एक पॉइंट लिया बीच में भी जिसका नाम मैंने लिखा C, और यहां पे जो दिया वो D है पॉइंट, और नीचे E लिख दे रहा हूं एक पॉइंट। चलो इतने सारे मैंने पॉइंट लिए। एक बार मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं थोड़ा सा। ये पॉइंट है A, ये कौन सा पॉइंट? C, D और E। क्लियर हो गया? अब ये बताओ मुझे, जो हमारा यहां पे सॉल्यूशन है क्लोज कंटेनर में, A और B दोनों
ये है मेरा, ये लिक्विड है और ये वेपर है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी ए और बी दोनों हैं, और ये आपने मान लिया है कि पी नॉट ए ग्रेटर देन क्या है, पी नॉट बी। मुझे ये बताओ, अगर ऊपर में प्रेशर बढ़ते चली गई मान लो, तो इस चीज़ को आप कंप्रेशन बोलते हैं या एक्सपेंशन बोलते हैं? इसके अंदर जो P है, P इक्वल्स टू, अगर नॉन वोलाटाइल है तो P नॉट ए एक्स है, या अगर वोलाटाइल है दोनों, अगर सॉलिड नॉन वोलाटाइल है तो A, और अगर दोनों वोलाटाइल है तो क्या आया, P नॉट ए एक्स ए प्लस, बोलो एक्स बी, यही ना? ठीक है। और इसमें एक दो पॉइंट ये भी फॉर्मूला को भी एक बार रिपीट कर लो। क्या क्या फॉर्मूला एक दो जो अभी आपने लाया, अगर दोनों वोलाटाइल हो तो साथ में 1/p इक्वल्स टू वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी। और एक फॉर्मूला लाया था हमने, याद करो, वाई ए बाय वाई बी इक्वल्स टू क्या लाया था, पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट बी एक्स बी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लाई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैंने बोला कि अगर प्रेशर बढ़ा तो इसको आप क्या बोलते हो, कंप्रेशन या एक्सपेंशन? कंप्रेशन। और अगर प्रेशर कम हो गई तो एक्सपैंड करेगी ना, तो एक्सपेंशन। कोई दिक्कत जी? यहां पर आप कंप्रेशन कब बोलेंगे? प्रेशर का मतलब तो इसके अंदर जो है वही ना। तो अगर हमारी प्रेशर बढ़ गई, P इंक्रीजेज, और आप इसी को एक्सपेंशन कब बोलोगे, P डिक्रीजेज। बोलो कोई दिक्कत है? और आप इसको समझते भी हो, जितना प्रेशर बनाते हो तो गैस धीरे धीरे क्या होती है, लिक्विफाई होती है, और प्रेशर घटाओगे तो लिक्विड भी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगी, गैस में कन्वर्ट होने लगेगी। इसमें प्रेशर किधर की तरफ बढ़ रही है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब जब आप ऊपर जा रहे हैं तो कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं? कंप्रेशन, गुड। और कंप्रेशन से मुझे क्या मिलेगी, लिक्विड की तरफ मैं जाऊंगा ज्यादा या गैस की तरफ? कंप्रेशन से लिक्विड। कंप्रेशन से क्या मिलेगी, लिक्विड ना। क्या बोला, प्रेशर बढ़ाने से क्या मिलती है, लिक्विड। प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई होती है। तो कंप्रेशन से मेरा क्या आएगा, लिक्विड। अच्छे से देखो। और एक्सपेंशन से गैस। तो इसका मतलब है कंप्रेशन में मेरा जो गैस है वो किसकी तरफ जा रही है, लिक्विड की तरफ, ये ऊपर जाने। और नीचे आने पे कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है। और एक्सपेंशन से क्या मिलने वाला बेटा आपका, लिक्विड किधर की तरफ जाएगी इसमें, मेजर गैस की तरफ। ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब जरा देखो, ये मेरा ऊपर वाला ये लिक्विड का कर्व है, तो अगर मैंने पॉइंट ए लिया तो पॉइंट ए किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जरा गौर से सोचो। पॉइंट ए किसको प्रेजेंट करेगा, किस स्टेट को प्रेजेंट करेगा, लिक्विड को, वेपर को, या लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम? सिर्फ लिक्विड को। पॉइंट ए से किसे प्रेजेंट करेगा, सिर्फ लिक्विड को, क्योंकि प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये प्रेजेंट कर रहा है हमारे, रिप्रेजेंट्स लिक्विड। यहां जो आपकी P वैल्यू है, ये P वैल्यू, यहां जो भी प्रेशर की वैल्यू है, ये प्रेशर की वैल्यू किसको प्रेजेंट करेगी, इस प्रेशर पर क्या है, सिर्फ लिक्विड। तो रिप्रेजेंट्स लिक्विड फेज। क्या आया समझ में? अब B कौन सी पॉइंट है बेटा, पकड़। B कौन सी पॉइंट है, यहां पे पहली बार लिक्विड का एक ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट हुआ। क्या पढ़ा था आपने इसका नाम, पहला फर्स्ट वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म्स, बबल पॉइंट। याद आया? तो ये आपका रिप्रेजेंट्स बबल पॉइंट। क्लियर हुआ अच्छे से? अच्छा, डी किसको प्रेजेंट करेगी, डी। इसके बाद सिर्फ वेपर आएगी नीचे, अभी वो कर्व पे है,
वो रिप्रेजेंट करेगी लास्ट लिक्विड मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, या फर्स्ट वेपर मॉलिक्यूल जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। क्या बोलते थे आप इसे? ड्यू पॉइंट, रिप्रेजेंट्स ड्यू पॉइंट। क्या क्लियर हुआ? अच्छा बेटा, अब ई वाले पॉइंट को बता। ई क्या हो गई? प्रेशर की वैल्यू काफी कम है, तो रिप्रेजेंट्स गैस फेज ओनली। क्या क्लियर हुआ अच्छे से? तो मैंने एक कर्व पे दिखाया कि बी और डी बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में ही जो वैल्यू है प्रेशर की एक ऑप्टिमम, इसी बीच में इक्विलिब्रियम रहती है। क्लियर हुआ अच्छे से? तो सी किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट्स लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। बोलो कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या है? एक मिनिमम और एक मैक्सिमम प्रेशर के बीच में ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। एक मिनिमम, और वो मिनिमम प्रेशर क्या होती है? ड्यू पॉइंट की बबल पॉइंट? ड्यू पॉइंट नीचे ना प्रेशर कम है, और वो मैक्सिमम क्या होती है? बबल पॉइंट। इसका मतलब है प्रेशर की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू, और वो वैल्यूज कौन से हैं? ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट के बीच में ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। और इसी में प्रेशर को घटाने बढ़ाने से एक्सपेंशन और कंप्रेशन इक्विलिब्रियम फेज में अचीव होगी। इससे प्रेशर कम भी हो सकती है, इससे प्रेशर ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उस स्टेट में फिर क्या नहीं रहेगी? इक्विलिब्रियम हमारी मेंटेन्ड नहीं रहेगी। तो आप लिखेंगे दैट इज वेपर प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर for liquid gas equilibrium state lies in between of boiling point pressure and dew point pressure। क्या जी? क्लियर हो गया? तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्लियर हो गया। तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए मुझे गैस की तरफ जाना है, तो क्या करनी पड़ेगी? बबल पॉइंट से प्रेशर कम करनी है, ड्यू पॉइंट से प्रेशर ज्यादा करनी है, कि बबल पॉइंट से ज्यादा करनी है, कि ड्यू पॉइंट से कम करनी है? क्या करनी है? मुझे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को गैस की तरफ ले जानी है। तो दिमाग में पहले चलाओगे लिक्विड को गैस में ले जानी है, मतलब एक्सपैंड करनी होगी। तो एक्सपेंशन में प्रेशर क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। कम प्रेशर नीचे की तरफ होगी, तो नीचे कौन वाली लाइन है? ड्यू पॉइंट है। तो ड्यू पॉइंट के किधर जाना पड़ेगा? बिलो। और अगर मुझे सिर्फ प्योर लिक्विड स्टेट में पहुंच जानी है, तो क्या करनी पड़ेगी? बबल पॉइंट के ऊपर जानी है। तो जो आपका जो वेपर प्रेशर आएगा इस तरह से, उसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? ड्यू पॉइंट ना, और मैक्सिमम क्या आएगी? क्या आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चल, तो ये था हमारा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो कर्व आपने किया था, उसी पे मैंने एक्सपेंशन और इसको दिखाया आपको। चलिए अब आगे मैं बात करूं। यहीं पे ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ऑन कीजिए उसको। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन in different condensates, अच्छे से सीखिए।
फिर ये सब कोई टॉपिक नहीं है, ये सब एप्लीकेशन है जो मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो आपको खुद से ही करनी है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। एप्लीकेशन है मतलब IQ इस्तेमाल करना और सॉल्व करने क्वेश्चन को, लेकिन उसको मैं एक थियोरेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ईजी हो जाए हमारे लिए। अब ये क्या पॉइंट है, हम लोग जा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ। ये हमने पिछले क्लास में भी एक हल्का सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, लास्ट क्लास में। वेपर जो मेरा आएगा, ध्यान से सुनिए, अब आपका मान लो कि दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है, ए और बी दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है, ऊपर वेपर में ए और बी दोनों आ गई। ए ज़्यादा वोलाटाइल है बी से। मैंने क्या पढ़ाया था कि वेपर फेज में आप लिक्विड फेज में ए और बी किसी का भी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा कर दो, लेकिन वेपर में किसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा वोलाटाइल होगी। ये याद है मैंने बोला था कि आप लिक्विड में कुछ भी कर ले, लेकिन वेपर में पक्का है कि हाँ, जिसकी मोल फ्रैक्शन उसी की ज़्यादा होगी जिसका वोलाटाइल नेचर ज़्यादा है। क्लियर है? ठीक है। जो ज़्यादा वोलाटाइल है, ठीक है, उसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। मान लो मैंने उस वेपर को निकाल लिया, वहाँ से क्या किया? निकाला। वहाँ जो वेपर बनी उस वेपर को मैं निकाल रहा हूँ और निकाल के वहाँ से मैं अगले एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसी वेपर को। तो अब ये बात भी आपको समझ में आ रही है कि अगर वेपर आप निकाल लेंगे तो वापस से वेपर बननी शुरू होगी और फिर से सारी चीज़ें वही हो जाएंगी, मोल फ्रैक्शन फिर से वही हो जाएंगी। मोल फ्रैक्शन याद करें, ध्यान दें, मोल फ्रैक्शन और मोल्स में डिफरेंस है। तो वापस मोल फ्रैक्शन वेपर का कॉम्पोजिशन वही अचीव कर लेंगे वो। इसीलिए उसको 1 मिनट के लिए रोक के चलिए। मान के चलिए कि आपका जो वहाँ पर वेपर आया, आपने क्या किया? उसको निकाला, वहाँ से निकाल लिया वेपर को और दूसरे कंटेनर में गिरा दिया। दूसरे कंटेनर में जाने के लिए मैंने बीच में एक गैजेट लगाया जिसे मैं बोल रहा हूँ कंडेंसर। क्या बोल रहा हूँ? मतलब वेपर जब वहाँ से पास होगी तो कंडेंसर क्या कर देगी? उसको कंडेंस कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी? लिक्विड में। तो वेपर वहाँ से निकली, इधर आई और लिक्विड बन गई। तो वो वाली वेपर यहाँ पे क्या बन गई? अब लिक्विड बन गई। इसे मैं बोलूँगा अगले कंटेनर में, इसे मैं बोलूँगा कंडेंसेट। क्या बोलूँगा? कंडेंसेट। आराम से सुनिए, चूंकि वहाँ की वेपर को हमने क्या किया? कंडेंस करके ट्रांसफर किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? कंडेंसेट। आराम से। अब जो ये सेकंड मेरा कंटेनर है वो ओरिजिनल कंटेनर है और ये सेकंड कंटेनर का नाम मैं दे रहा हूँ फर्स्ट कंडेंसेट। मतलब यहाँ जो लिक्विड आई उसका नाम क्या दे रहा हूँ? फर्स्ट कंडेंसेट। अब लिक्विड मिल गई। अब इस लिक्विड की जो मोल फ्रैक्शन होगी, दिमाग लगाओ, क्या ये उस वेपर के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगी कि नहीं, या उसके लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगी? यहां जो लिक्विड आया मेरा फर्स्ट कंडेंसेट जो आ रहा है, सेकंड कंटेनर की जो लिक्विड है, इसका अगर मैं मोल फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो फर्स्ट कंटेनर के लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा या फर्स्ट कंटेनर के वेपर के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा? किसके? वेपर के, क्योंकि उसी के वेपर को तो हमने लिक्विड बना दिया। हो गई इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके थोड़ी देर बाद ये अपने आप फिर किस में चली जाएगी? वेपर में कन्वर्ट होगी। पूरी कन्वर्ट होगी या इक्विलिब्रियम लेगी? सारी लिक्विड वेपर में चली जाएगी अपने आप या इक्विलिब्रियम ले लेगी खुद ही? वाटर को बॉटल में रखते हो तो क्या पूरी की पूरी वाटर वेपर में चली जाती है या इक्विलिब्रियम लेगी? तो उसके उस लिक्विड का एक पार्ट अपने आप किस में कन्वर्ट कर जाएगा और किस तरह से कन्वर्ट करेगा कि वापस रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। कोई दिक्कत? फिर वेपर बनी। इस बार वेपर में कौन ज़्यादा होगी, ए या बी? मोल फ्रैक्शन फिर ए ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ए ज़्यादा वोलेटाइल। ए ज़्यादा वोलेटाइल। क्या आया समझ में आपको? तो फिर ए ज़्यादा होगी। अब फिर मैं इसको निकाल के वेपर को फिर मैं एक कंडेंसर से पास करवा के तीसरे कंटेनर में डालूं। इस बार लिक्विड क्या कहलाएगी? सेकंड कंडेंसेट। फिर वो किस में जाएगी? वेपर में। फिर किसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी? इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है? धीरे 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 क्या होने जा रहा है? जो आपके वेपर में सिर्फ क्या बचने वाले हैं? ए ही बचने वाला है। वेपर में सिर्फ क्या बचने वाला है? ए ही बचने वाला। इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
रिपीटेड स्टेप्स के थ्रू ए को बी से सेपरेट करना, ए और बी दोनों वोलाटाइल नेचर के होने चाहिए। अगर एक वोलाटाइल नहीं है तब तो फर्स्ट कंटेनर में ही ऊपर में आ गया ना, अरे सिर्फ ए ही है वहां। तो दो वोलाटाइल लिक्विड और दोनों की वोलाटिलिटी सेम होनी चाहिए, वोलाटाइल नेचर या डिफरेंस होनी चाहिए उसमें, सोच के बोलो। दोनों लिक्विड की वोलाटिलिटी वाली जो कैरेक्टर, वोलाटाइल नेचर जो दोनों का है, उसमें डिफरेंस होनी चाहिए या दोनों का वोलाटाइल नेचर एकदम सेम होना चाहिए? डिफरेंस होनी चाहिए। अगर सेम हुआ तो फिर मोल फ्रैक्शन एक साथ आएगा और एक ही नियर बाई अमाउंट में आ जाएगा, तो फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगी प्रोसेस। तो प्रोसेस कब इजी हो जाएगी? दोनों के वोलाटिलिटी का नेचर, वोलाटाइल नेचर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों वोलाटाइल। तो कुछ सर्टेन रिपीटेड स्टेप्स के बाद वेपर फेज में जो ज्यादा वोलाटाइल है उसकी मोल फ्रैक्शन कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाएगी और एक आखिरी कंडेंसेट लिक्विड की जो वेपर में कन्वर्ट होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा? ए, जो ज्यादा वोलाटाइल है वही। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है दोनों कंडेंसेट लिक्विड वाली जो है उसके बीच और उसके लिक्विड या वेपर के बीच, हम लोग वो करते हैं। टॉपिक समझ में आ गया? ठीक, आ जाओ, मैं लिख रहा हूं ठीक से। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये लिक्विड है, वेपर है। अच्छे से बेटा देखिए, यहां पे P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। बोथ लिक्विड्स आर volatile and A is more volatile than B। देखते हैं, मैंने क्या किया, ये मैंने ट्रांसफर कर लिया। आप समझ पा रहे हैं? एक अगले कंटेनर में ये वेपर मेरी चली गई। फिर से यहां पर ए और बी है, लिक्विड है, ए और बी है, वेपर। फिर से लिक्विड वेपर किस में गई है? इक्विलिब्रियम। मैंने यहां पर एक गैजेट लगाया, ये गैजेट क्या है? कंडेंसर। दिस इज कंडेंसर। यहां से क्या निकल रही है? वेपर। और कंडेंसर से पास होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। ठीक है, फिर ये यहां पर भी किस में कन्वर्ट गई? वेपर। सही है। इस चीज को मैं बार बार क्या कर सकता हूं? रिपीट कर सकता हूं। इधर एरो लगा के अभी छोड़ दे रहा हूं, बाद में लिखूंगा। अब यहां पर पॉइंट वाइज लिखी जाए, इसमें मेरा एक्स ए एंड एक्स बी है मोल फ्रैक्शन, और किसकी वैल्यू ज्यादा है? ना किसी की ज्यादा हो सकती है। ये लिक्विड है ना बेटा, ये मुझे नहीं मालूम, ये किसी की भी वैल्यू ज्यादा और कम हो सकती है। लेकिन ये मालूम है मुझे कि वेपर में हर हाल में किसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे? y ग्रेटर देन वाई बी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि A इज मोर वोलाटाइल देन
वो कंपोनेंट वेपर में हमेशा ज़्यादा होगी जो ज़्यादा वोलाटाइल है, और ज़्यादा होने का मतलब बाय मोल्स या बाय मोल फ्रैक्शन, बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पर ये जो लिक्विड है वही लिक्विड यहां पर क्या बनी है, वेपर। तो अगर मैं पूछूं यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहां मोल फ्रैक्शन क्या होगी। तो इसको पहला पॉइंट कि इसका नाम मैंने दिया फर्स्ट कंडेंसेट। क्या नाम दिया, फर्स्ट कंडेंसेट, कंटेनर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट। ये मेरा ओरिजिनल कंटेनर है, ओरिजिनल कंटेनर है ना, और वो मेरा फर्स्ट कंटेनर है, फर्स्ट कंडेंसेट है, सेकंड कंटेनर है या फर्स्ट कंडेंसेट है, सही है। ये मेरा सेकंड कंटेनर है, लेकिन कंडेंसेट कौन सी कहलाएगी, फर्स्ट कहलाएगी। तो मैं इसमें मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूं, तो इसकी जो मोल फ्रैक्शन है और वेपर में भी, दोनों में मैं लिखने वाला हूं। अब मैंने इसके मोल फ्रैक्शन को लिख दिया YA1 एंड YB1। क्लियर है, क्या लिख दिया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा था YA एंड YB, वहां पे क्या लिखा YA1 एंड YB1। तो यहां पे एक रिलेशनशिप आएगी बेटा, फिर से क्या आएगी, YA1 बड़ी हो जाएगी Y1B से। बोलो कोई दिक्कत है, अरे फिर यही पॉइंट आएगी ना, क्योंकि A ज्यादा वोलाटाइल है, तो वेपर में उसके मोल फ्रैक्शन हमेशा ज्यादा होंगे जो ज्यादा वोलाटाइल है। अब इसके लिक्विड फर्स्ट कंडेंसेट का मोल फ्रैक्शन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, लिक्विड है ये, तो लिक्विड को तो X से लिखता हूं, तो X क्या लिखनी पड़ेगी, X1A एंड X2A। बोलो कहां B, हाँ वहां पे B हो जाएगी X1B, सॉरी, सही है। क्या मैं ये लिख सकता हूं X1A इक्वल्स टू Y, क्या मैं ये लिख सकता हूं X1B इक्वल्स टू YB। बोल बेटा, क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि इसी का ओरिजिनल कंटेनर का ही तो वेपर हमारा फर्स्ट कंडेंसेट की लिक्विड है। पहली कंडेंसेट जो मेरी लिक्विड कंडेंसेट है वो यही वाली चीजें वहां पे ट्रांसफर हुई, इसलिए मोल फ्रैक्शन मेरी वही बनेगी। बोलो कोई दिक्कत है, क्लैरिटी है यहां तक। तो आफ्टर रिपीटिंग सर्टेन स्टेप्स, आफ्टर रिपीटिंग certain steps of condensation, किस चीज की जी, ऑफ वेपर्स ना, वेपर्स की कंडेंसेशन वाली स्टेप को, कुछ स्टेप्स को मैं इसको बार बार क्या करता हूं, रिपीट कर रहा हूं। A एंड B components get separated completely, पूरे तरीके से ये आपस में क्या कर दिए जाएंगे, क्या ये आप समझ गए अच्छे से, बोलो। और कंटिन्यूअसली क्या चीजें हो जाएंगी इस तरह से, तो दो चीजें होंगी। पहला पॉइंट, दोनों को मैं लिख रहा हूं यहां, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से, Y ग्रेटर देन हो जाएगी YB, फिर से Y1A ग्रेटर देन हो जाएगी Y1B, फिर से Y2A ग्रेटर देन हो जाएगी Y2B। ये कौन, बोलो ये किस कंटेनर में होगी, सेकंड में या थर्ड में, थर्ड में। क्या ये आगे इस तरीके से स्टेप्स रिपीट होंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, YA से बड़ी होगी कौन, Y1, YA से बड़ी होगी कौन, Y1। अब Y1A से बड़ी होगी कौन, Y2A। इससे बड़ी होगी कौन, Y3A। और आखिरी स्टेप कौन होगी, Y1A इक्वल्स टू 1। क्या आपको आया समझ में,
और इसी टेक्निक को अपन क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यही वाली तकनीक हो गई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोलो, किसी को कोई डाउट है? कुछ भी कंफ्यूजन? जैसे पहले वाले में लिक्विड में ए ज्यादा हो या बी, अपने आप वेपर में कौन ज्यादा हो गई? ए की मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गई। अब उस ज्यादा वाले को जब मैं फिर किस में ला रहा हूं, अगली बार लिक्विड बना दे रहा हूं कंडेंसर से पास करने के बाद, तो दिमाग लगाओ ना, ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से, इसीलिए ए के मॉलिक्यूल्स बाय मोल फ्रैक्शन फिर ज्यादा आ जाएंगे वापस किस में? बी के रिस्पेक्ट में, वेपर में। तो पहले ऑलरेडी ज्यादा था मोल फ्रैक्शन, बार बार मैं बोल रहा हूं ये मोल फ्रैक्शन चल रही है, मोल्स नहीं चल रहे। अगले वाले में फिर क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। तो इस क्योंकि ए ज्यादा वोलेटाइल है, जब भी आप नया कंटेनर लोगे तो उसमें ए का अमाउंट क्या होगा? बाय मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीटली वो कुछ सर्टेन रिपीटिंग स्टेप्स के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? ए बचेगा। इसी तकनीक को आप क्या बोलते हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है मुझे इन सब में। अच्छे से देखो रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होगा। लिक्विड कंडेंसेट और वेपर के मोल्स के बीच मुझे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर। पहले दिमाग लगाओ तुम खुद। लिक्विड के मोल फ्रैक्शन और वेपर के मोल फ्रैक्शन के बीच अब मुझे एक रिलेशनशिप बनानी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला मैंने? लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और वेपर के मोल फ्रैक्शन के बीच। कुछ आया दिमाग में? नहीं आया? रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन, लिक्विड वर्सेस वेपर। आपने क्या पढ़ा था? YA बाय YB इक्वल्स टू, बोलो, YA बाय YB इक्वल्स टू क्या पढ़ा? P0A XA बाय P0B XB। ये तो पहले से पढ़ा हुआ, अब कंटेनर चेंज हो गया तो इसी रिलेशनशिप को लगाओ, दिमाग लगाओ। ये जो मेरी YA है, क्या YA मेरी क्या बन गई है? आराम से नहीं, पहले ऐसे सोचो, ये YA YB ये कहां की मोल फ्रैक्शन है? ये लिक्विड वेपर है ऑफ सेम कंटेनर ना। अभी ये दोनों क्या है? सेम कंटेनर की ना लिक्विड वेपर है जी। ये रिलेशन तो पहले से लाए हो ना। क्या इस YA को आप लिख सकते हो X1A, और इसको क्या लिख सकते हो? X1B। बोलो, इक्वल्स टू क्या हो गई? P0A XA बाय P0B XB। बोलो, कोई दिक्कत? अब फिर से आ जाओ। अगर मैं सेकंड कंटेनर में जाऊं तो सेकंड कंटेनर की रिलेशन क्या होगी? Y1A बाय Y1B इक्वल्स टू P0A X1A बाई P0B X1B। फिर से मैं क्या लिख सकता हूं इसको? Y1A को मैं क्या लिख सकता हूं? नहीं, Y1A थर्ड कंटेनर की क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। Y1A थर्ड कंटेनर की क्या बन जाएगी? लिक्विड बन जाएगी। वो सेकंड कंडेंसेट हो जाएगी। तो आप उसको क्या लिख सकते हो? X2 ना, X2A। अब बाई क्या क्लियर हुआ? अच्छे से देख लो, अच्छे से पहले सोच लो, बढ़िया सोचो।
कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। क्योंकि क्वेश्चन आपको इस तरह से अचानक एक कंटेनर का देगा, मोल फ्रैक्शन या वेपर प्रेशर के बीच रिलेशनशिप, और थर्ड फोर्थ कंटेनर में कुछ पूछेगा, तो कैसे एक कंटेनर से आप अगले कंटेनर पे जाएंगे, ये कला आपको आनी चाहिए। क्या क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? ठीक है, मतलब बहुत आराम से करना है। अगर दो कंटेनर के बीच रिलेशनशिप लगाने हैं तो उस कंटेनर की जो वेपर है वो इस कंटेनर की क्या है, अगले कंटेनर की लिक्विड है। तो मैं करता क्या हूं, YA बाय YB इक्वल्स टू P0A XA बाय P0B XB। अब बस कुछ नहीं करना है, YA बाय YB को अगले फर्स्ट कंडेंसेट की लिक्विड वाली मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देनी है, X1A बाय XB, X1A बाय XB वो हो गई यहां वाली, इक्वल्स टू क्या चलेगी, P0A XA बाय P0B XB। तो दोनों के लिक्विड के बीच भी रिलेशन आ गया, दोनों के किसके बीच रिलेशन आ गई, लिक्विड के बीच भी, और एक के वेपर और अगले के लिक्विड के बीच भी रिलेशन एक तरीके से आ गई। एक की वेपर है और अरे है ना, और लिक्विड के बीच में रिलेशनशिप आ गई, ये अगले की लिक्विड है ये। कोई दिक्कत इस समझ गए इसको अच्छे से? तो ये हम लोग खूब अच्छे से यूज करेंगे। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या पॉइंट बना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भाई बस एक दो पॉइंट लिखना, लिख दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, वोलाटाइल liquids having differential volatile nature can be separated by this technique। और एक पॉइंट क्या लिख लोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट विल बी लार्जर ना जी, ऑलवेज। इन वेपर्स ऑफ एनी कंटेनर, किसी भी कंटेनर के वेपर में जब जाएंगे तो उसमें हमेशा किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जो ज्यादा वोलाटाइल है। और अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, जो YA होगी इससे ज्यादा कौन होगी, Y1A, इससे ज्यादा कौन होगी, Y2A, और सर्टेन रिपीटिंग स्टेप्स के बाद YNA इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, इस तरह से वो कंप्लीटली सेपरेट होगी। इससे ज्यादा पॉइंट्स इसमें नहीं लिखना है। क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाओ। मान लो वही चीजें हो रही है, कंटेनर 1 है, इसे मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं किस में, फर्स्ट कंडेंसेट में। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, फर्स्ट कंडेंसेट बना लिया गया। सिचुएशन आप समझ रहे हैं। अब जो यहां पर है, यहां पे मैं चीजें आपको दे रहा हूं क्या, Na इक्वल्स टू 2 और P0A इक्वल्स टू 200, NB इक्वल्स टू 3 और P0B इक्वल्स टू 300। समझ में आ गया? अब मैं आपसे क्वेश्चन के अलग अलग हिस्से में पूछ रहा हूं। पहला पार्ट पूछ रहा हूं A नंबर में, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज ऑफ फर्स्ट कंटेनर। सेकेंड पार्ट मैंने दिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B
इन वेपर फेज या इन वेपर्स ऑफ सेकेंड कंटेनर, और थर्ड दिया मैंने कैलकुलेट प्रेशर इनसाइड बोथ द कंटेनर्स। क्लियर हो गया? फर्स्ट दिया मैंने क्वेश्चन क्या, मोल फ्रैक्शन आपको ए बी की बतानी है फर्स्ट कंटेनर में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, ए बी की मोल फ्रैक्शन बतानी है वेपर फेज में सेकंड कंटेनर में। और थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, आपको प्रेशर बतानी है दोनों कंटेनर में। पीछे थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा?
क्या आ गया? आ गया सभी का? आ गया, गुड। तुम्हारा बेटा? अर्चना, दिव्या, मनीष, आपका छोटू आ गया सभी का? अच्छा, देखो इसमें क्या क्या मैंने जानबूझ के कहा है ताकि बहुत कुछ जो पढ़े हो उसको यहाँ पे समझ सको और अच्छे से फील कर सको। क्या आपने गौर किया कि ए और बी में पहले कौन ज्यादा वोलाटाइल है? बोलो। बी इज टेकन मोर वोलाटाइल। क्या गौर किया आपने? वोलाटाइल नेचर किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे या वेपर प्रेशर पे? प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर पर ना। तो पहले बी ज्यादा वोलाटाइल है किससे? ए से। आपने फिर गौर किया हमने जानबूझ के किसका ज्यादा लिया मोल या मोल फ्रैक्शन? ए का या बी का? बी का है लिया। जो ज्यादा वोलाटाइल है उसी का हमने क्या किया? मोल फ्रैक्शन ज्यादा लिया। किस में? लिक्विड में। लिक्विड में लिया ना। वाइल मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ऑल्सो लिखता हूं, ये मैंने जानबूझ के बी का ही ज्यादा लिया जो ज्यादा वोलेटाइल है। ये क्या चेक करने के लिए लिया समझो? ये चेक करने के लिए लिया, आपको ये बताने के लिए ले रहा हूं कि आप लिक्विड में किसी का भी मोल फ्रैक्शन ज्यादा ले लें, कम वोलेटाइल का या ज्यादा वोलेटाइल का, जो वेपर होगी उसमें किसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी? किसकी? जो ज्यादा वोलेटाइल है उसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी। तो अब आप यहां पर आराम से आ जाओ, ये लिखो पहले Na 2 है और Nb 3 है, इसका मतलब XA कितनी है? 2/5 और XB कितनी? ये तो आपसे पूछा भी नहीं जा रहा, ये तो पूछा ही नहीं जा रहा। ठीक है, अब मैं चलता हूं YA एंड YB के कैलकुलेशन पे। तो देन YA बाय YB क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? P0A XA बाय P0B XB। तो P0A XA कितनी है? P0A कितनी है? 200 इंटू 2/5 क्यों? 2 और बाय 300 गुना 3। क्या याद आया? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Na। क्या लिख सकता हूं? और इसको क्या लिख सकता हूं? ये भी तो लिखा जा सकता है ना। ठीक है, 5 कैंसिल हो गए। तो ये कितनी आ गई अल्टीमेटली? 4/। यहां से क्या पॉइंट बना? एक आंसर निकल गया। क्या? YA इक्वल्स टू 4/13 बोलो, और YB इक्वल्स टू 9/13। अरे हुई ना जी, YA बाय YB 4/9 है, तो YA इक्वल्स टू 4/13 और 9/13। ये मेरा पार्ट A है या पार्ट B है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B वेपर फेज ऑफ फर्स्ट कंटेनर। ये पार्ट A आ गया ना, पार्ट A का आंसर सॉल्व करो। अब एक चीज फिर से देखो, यहां पर क्या दिखा आपको? किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, A का या B का? वेपर में B की ज्यादा है। और ज्यादा वोलाटाइल कौन लिया था? यही बात तो मैं समझा रहा हूं, अपने आप खुद ब खुद आ गया। तो यहां पर जो आया है वो आया है कंक्लूजन में, इन वेपर फेज YB ग्रेटर देन Y। और क्योंकि ज्यादा मोल ज्यादा वोलाटाइल कौन है? A या B? B, एज B इज मोर वोलाटाइल। पहले क्या समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने सीखने के नजरिए से ये डाला था कि सारी चीजों को आप फील कर पाए। मैं लिक्विड में कुछ भी दूं, अपने आप वेपर में क्या हो जाएगा? जो ज्यादा वोलाटाइल है उसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले कंडेंसेट पर। चूंकि मुझे सेकंड के भी निकालनी है चीजों को, तो अब ये वाला मेरा मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंडेंसेट में कन्वर्ट कर जाएगा, YB ना। ठीक है, जो फर्स्ट कंडेंसेट लिक्विड है, यहां पे मोल फ्रैक्शन मेरा X1 A
और x1b। x1a को मैंने क्या लिख दिया, y, और x1b को मैंने क्या लिख दिया। इसका मतलब x1a क्या आ गई 4/13 और x1b क्या आ गई बेटा 13। अब यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं रिलेशनशिप, बोलो, y बाय वाई भी बोलता हूं, तो इस बार क्या बोलनी पड़ेगी y1 ना, y1a बाय y1b इक्वल्स टू p नॉट a x a, x तो इस वाली की है, तो ये यहां पर क्या लिखी जाएगी x1a ना, अब बाय p नॉट b, बोलो, इसको फिर से क्या लिख दूं p नॉट a, x1a को मैं क्या लिख दूं y, और बाय p नॉट b yb, बोलो कोई दिक्कत। अब ये क्या थी 200 इंटू y क्या आ गई 4/13, बोलो, और p नॉट b 300 इंटू क्या आ गई 9/13, बोलो कोई दिक्कत है। इस तरह से क्या आ गया 8/27, 8/27। तो जब 8/27 आ गया तो एक बार फिर से क्या पॉइंट बन गया y1a इक्वल्स टू, y1a इक्वल्स टू कितना 8/27 है ना, तो 8/35 ना, y1a कितनी हो जाएगी 8/35 और y1b कितनी हो जाएगी 27/35। बोल लो कोई दिक्कत किसी को। क्या आपको फिर से दिखा मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, क्या दिखाना चाह रहा था समझ में आ गया। अगेन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज किसकी ज्यादा हो गई, बी की ज्यादा हो गई है, सी। गौर किया, कोई दिक्कत। अब आ जाओ फिर से वो भी चीजें जो मैं, और एक चीज दिखाना चाह रहा था जो मैंने बोला था, क्या याद करो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या था, नेक्स्ट कंटेनर में धीरे धीरे क्या हो जानी है, बढ़ते जाएगी ना। YA से ज्यादा कौन होनी है, Y1A से ज्यादा कौन होनी है, ऐसे जानी है ना। क्या यहां पे देखो YA कितनी थी 4/13 और ये कितनी है 8/35 ना, देख लो क्लियर है ना। यहां पर B के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मोर वोलाटाइल कौन लिया था B, तो यहां पे मैं B लिख दूं, B के बारे में यहां B कर दूं छोटो, क्योंकि जो ज्यादा वोलाटाइल उस पर बातें करनी है ना, तो ज्यादा वोलाटाइल कौन है B। तो ये कितनी आ गई 4/9 और ये कितनी आ गई 27 क्या सही है ना, 4/9 ही आई है ना, 9/13, 4/9 नहीं। अब वैल्यू निकालो दोनों की, एक बार निकालो निकालो निकालो, जरूरी है 90 कर दो ना। अरे 7 आया ना 0.7, 9/13 है ना 91, 91 होती है ना 7 से, तो 0 पॉइंट कितने पे पहुंची, मान लो 7 पे पहुंच गए, ये कितने पे पहुंची, निकालो, निकाल ही लो, निकालो ना। जीरो 0.77, ये आ गया 0.69 एग्जैक्ट, और ये एग्जैक्ट है 0.77। क्या दिखा आप, अब आपको फील हुआ अच्छे से, ये अपने आप हो जाएंगी ये सारी चीजें। तो मेरा ये पार्ट ए का आंसर है कि पार्ट बी का आंसर है, ये पार्ट बी ना,
तो चलो पार्ट ए भी सॉल्व हुई, पार्ट बी भी, कोई दिक्कत? मैंने ये भी इस क्वेश्चन के थ्रू देख लिया कि एक इंडिविजुअल कंटेनर में जो ज़्यादा वोलाटाइल है वेपर में उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे, और मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी चेक कर लिया कि नेक्स्ट कंटेनर में जो ज़्यादा वोलाटाइल है वेपर में उसके मोल फ्रैक्शन कंटिन्यूअस बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं इसको अगले वाले में ले जाके करूं, इससे भी ज़्यादा होगी, एक बार वो भी निकालिए, एक बार ऐसे ही चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो लेट एक another second condensate, ऐसा मान लिया, और इसमें भी मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं, Y2A वर्सेज Y2B रिलेशनशिप। क्या समझ में आया? तो कैसे बनाना पड़ेगा बेटा इसके लिए, फिर से एक बार कैसे करनी होगी? तो सॉल्यूशन में क्या करनी होगी, ये करनी होगी हमें Y2A बाय Y2B इक्वल्स टू इसी की लिक्विड ना, तो P0A X2A अब बाय P0B X2B। अब इसको मैं क्या कर लूंगा, फर्स्ट कंडेंसेट मतलब सेकंड कंटेनर का वेपर है वो, ये जो है ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, P0A Y1A ना, बोलो, और बाय P0B Y1B। कोई दिक्कत? अब ये वैल्यू मुझे मालूम है, 200 इंटू 16 बाय, ये कितनी थी Y1A, 8/27 ना, 8/27 है ना, 35, सॉरी 8/35, और ये है 300 इंटू 27/35, ये आ गया 16/81। तो इस तरह से एक बार फिर से क्या आ गया, बोलो, Y2A इक्वल्स टू कितनी आ गई, 16/97, और Y2B इक्वल्स टू कितनी आ गई, 81/, एक बार डिवाइड कर लेते हैं, .16। देखो अच्छे डिफरेंस से बढ़ते जा रहा है हर बार, 0.83। तो अपने आप कुछ कंटेनर रिपीटिंग स्टेप्स के बाद ये समाप्त हो जाएगी और वो कंप्लीटली अपीयर हो जाएगी वेपर में। ये वेपर है ना, वेपर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, लिक्विड में ए का भी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है और बी का भी हो सकता है ना, क्योंकि आप शुरू में कुछ भी ले रहे हैं, आगे चल करके आप देख रहे हैं ना, आगे चल करके मेरा लिक्विड में ए बढ़ता जा रहा है, लिक्विड में ए ज़्यादा होते जा रहा है। अरे ज़्यादा हो जाएगा ना, ये वेपर की है ना, लिक्विड में फिर जाओगे ना, तो लिक्विड में मेरा ए ज़्यादा होते जाएगा और वेपर में मेरा बी ज़्यादा होते जाएगा, क्योंकि मैंने बी को क्या लिया था, ज़्यादा वोलेटाइल। जबकि शुरू जब किया था तो मेरा मोल्स किसके ज़्यादा थे, ए के। किसके मोल्स ज़्यादा थे, ए के, नहीं बी के जो ज़्यादा वोलेटाइल था उसी का ज़्यादा था ना, उसी का ज़्यादा लिया था ना। हाँ, इस कंडीशन में उसी का लिया। तो चीज़ें क्लियर है अच्छे से। चलो अब पार्ट थर्ड को मैं सॉल्व करूं। चलिए, सी नंबर क्या है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। इन बोथ कंटेनर्स कैसे करना पड़ेगा। प्रेशर के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, दो कंटेनर में निकालनी है। ये फर्स्ट कंटेनर लिया और ये सेकंड कंटेनर लिया। और ये लिया फर्स्ट कंडेंसेट हो गई ना, फर्स्ट कंडेंसेट अपने आप कौन सी कंटेनर हो गई, सेकंड कंटेनर। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, P इक्वल्स टू बोलो P0A XA प्लस P0B XB। और यहाँ पे P क्या लिखोगे, P0A X1A, क्या कोई दिक्कत, और प्लस P0B X1B। चलो बताओ, 200 इंटू
x से 2/5, 2/5 ना, और प्लस 300 इंटू 3/5। चलो बोलो कितनी हो गई? 80, 80 प्लस 180, 260। देखो फिर से मैं एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ, चलो बोलो अच्छे से, इसलिए सामने लिखा दोनों को। 200 इंटू, अब इसकी वेपर में कितनी हो गई थी? 8/27, पक्का? अरे जो इसकी लिक्विड है वो इसकी वेपर है ना, तो इसकी वेपर 8/27 है ना, तो क्या लिखा बेटा? 8/27 और प्लस 300 इंटू, नहीं 8/35, 35। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। और यहाँ पे कितनी है? 27/35। चलो इसको सॉल्व करो पहले। सही है? कितनी हो गई? 320/7 और प्लस सही है 7, ये नीचे ऊपर जोड़ दूं, कितनी हो गई? 1980 ना, सॉरी 40/7 कितनी आ गई? चलो लगभग कर दिया, कर दिया लगभग, अरे लगभग कर दिया ना। अरे 7 से किया, 5 54, 54 था तो 54 को 56 हो जाता, कर दिया इतना लगभग। चलो अप्रॉक्स लिख दिया। क्या दिखाने जा रहा हूँ ये देखो, हाँ x1 कितना? x1a, x1a इज ya, तो ya कितनी थी? तो तुम लोग 27 क्यों लिखवाए हो? 13 थी ना, 4/27 तो उसके वेपर में चला गया था ना। अरे यार ये भाई थोड़ा ध्यान न रखेगा तो कैसे होगा। पीछे शिफ्ट मैंने किया नहीं, आप लोगों की बातों पर ध्यान दे दिया। कितना? 4/13 प्लस, बेटा ध्यान देगा नहीं यार, दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ चलो तब तो अब करो डिवाइड। 800 प्लस 2700, 3500 ना, डिवाइडेड बाय 13, डिवाइड करनी है। लगभग यही है। अच्छा 9 था ना, 260, ठीक है। कितना है ये और ये कितनी? एक बार डिवीजन देख लो, सही है ना, क्योंकि कंक्लूजन बनाने जा रहा हूं। हाँ 26 है, 90 तो 270, सही है एकदम ठीक। कौन ज़्यादा है, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट कंडेंसेट में ज़्यादा है, सेकंड कंटेनर में। अब जरा सोचो क्यों ऐसी हुई। मतलब आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज्ड, वाई? सोचो।
सोचो, अच्छे से सोच लो, बढ़िया सोचो। तो कैसे? अच्छे सोचो, एकदम कोई हड़बड़ाना नहीं है, खुद से एनालाइज करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले ये भी सोच लो कि ये सही है कि नहीं है, ये भी देख लो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छे से एनालाइज करो। क्वेश्चन है कि ये क्यों हुई, तो उससे पहले ये चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं, ऐसा मतलब थियोरेटिकली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिंपल है ना। चलो इसको ऐसे समझो, नहीं क्लिक किया, करना चाहिए था। पहले होना क्या चाहिए वो देखो, फिर इसको बाद में सोचना। होना ये चाहिए सर, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हुई और उस वेपर को मैंने फिर लिक्विड बना दिया, फिर वेपर में गई, फिर मैंने लिक्विड बना दिया, तो मेरा वेपर में वेपर प्रेशर मतलब क्या है? प्रेशर पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सर मेरा ये होना चाहिए कि जो ज़्यादा वोलाटाइल है, मतलब जिसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वो तो सर हर बार वेपर में मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है। और पार्शियल प्रेशर डिपेंड किस पे करती है? मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। तो सर जो ज़्यादा वोलाटाइल है उसकी इंडिविजुअल प्रेशर जो होती है ओरिजिनल वाली P0 वाली, वो ऑलरेडी ज़्यादा है, और वेपर में हर बार उसकी मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होते चले जाएगी हर बार, अगली बार, तो मेरे प्रेशर की वैल्यू ऊपर में क्या होती चली जाएगी? बड़ी सिंपल सी बात है। क्योंकि इसको और अच्छे तरीके से सोचो, कुछ रिपीटेड स्टेप्स के बाद क्या ये अलग होने वाला है? ए और बी दोनों अलग हो गया, तो जब अलग हो जाएगा तो प्योर कंटेनर्स बन गए। जब प्योर कंटेनर लिक्विड वाले कंटेनर्स जब बन जाएंगे तो डेफिनेटली कौन ज़्यादा होगी? बी की वेपर प्रेशर मैंने ज़्यादा ले ली थी ए से प्योर में, तो दिखनी चाहिए ना जी कि बी वाले की वेपर प्रेशर ज़्यादा है जब अकेले बी होगी। तो हर बार बी क्या होते जा रही है? बाय मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होते जा रही है। इसीलिए ये एकदम सही आया, जो हम लोगों ने पढ़ा उसको ये सर्टिफाई करता है कि हम लोगों ने सही पढ़ा और सही तरीके से सीखा। तो क्या आंसर होगा? एज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट increases successively समझ गए? इन नेक्स्ट कंटेनर हर बार ज्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट, उसकी एक तो ऑलरेडी P0 ज्यादा, ऊपर से मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो वो हमेशा क्या हो रही है? हर बार ज्यादा होते जा रही है। अरे क्लियर हो गया अच्छे से ना? चलो, तो इस तरह से आपने ये सीखा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बोलो किसी को कोई डाउट है? समझ गए अच्छे से? तो आज हम लोगों ने सीखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट और कंप्रेशन एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। डाउट सब पिछले क्लास वाला, क्या वो क्वेश्चन सारा बन गया है? बन गया है। तो आज मैं आप लोगों को छोड़ दे रहा हूँ। आज वाले इसमें जो आपका ये आपको जाएगा पीडीएफ, इस पीडीएफ में फिर कुछ नीचे कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दे रहा हूँ। अगली क्लास में दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स आप एक साथ लिखवाएंगे। पिछली क्लास वाली 5-6 क्वेश्चन है और इस क्लास वाली आप एक साथ सभी लोग फाइनल आंसर पढ़ाएंगे। आज वाली में रिवीजन वाली रहेगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम आगे पीछे सारे मिला करके, और पिछली क्लास वाली जो आपकी 5-6 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ मिलने चाहिए। ठीक है? चलो, थैंक यू।